नमस्कार, मेरा नाम रिया सिंह है। आपका स्वागत करती हूँ विचार मंथन के इस एपिसोड में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं दो बहुत ही खास गेस्ट जिनका नाम है शाकिर सैफी और अर्जुन यादव। शाकिर सैफी की बात करें तो शाकिर सैफी पत्रकारिता में पिछले 1 दशक से हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर सराय के समय से की थी और आज के समय में ये पॉलिटिकल और इन डेप्थ एनालिस्ट के लिए जाने जाते हैं। अर्जुन यादव की बात करें तो ये बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड के हकदार हैं, जिन्होंने ज़ारा फिल्म को डायरेक्ट किया था और एक बहुत ही एक्लेम डायरेक्टर के रूप में जाने जाते हैं। अब मैं दोनों गेस्ट से चाहूँगी कि अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। थैंक यू रिया, थैंक यू इसके लिए। थैंक यू सो मच। और यस, मेरा नाम अर्जुन है और जैसे कि आपने बताया, और एज अ डायरेक्टर मेरी फिल्म को भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और काफ़ी सालों से मैं काम कर रहा हूँ इंडस्ट्री में। मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोलूँगा बिकॉज साउथ से लेके बॉलीवुड एंड जो भी रीजनल फिल्में होती हैं, सो आई एम वर्किंग विद दैट एंड थैंक यू सो मच यहाँ पे आप लोगों ने इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू। नाम आपने बता ही दिया, मेरा नाम शाकिर सैफी है। इसी कॉलेज से पास आउट हुआ पिछले 14 साल पहले और 13-14 साल से ही मैं मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। रिपोर्टर, राइटर, कंटेंट राइटर, हर तरह के जो काम हैं वो मैंने किए हैं और लगातार ये सफ़र जारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का यहाँ आने के लिए। अब शाकिर जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एज अ मीडिया पर्सन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप उनको क्या राय देना चाहेंगे कि जो इस करियर के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, मेरी राय तो ये होगी, जो पत्रकारिता है वो एक बहुत बेहतरीन पेशा है। ये जो पेशा है पत्रकारिता का, ये आम जन की हेल्प कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि ये लोगों से जुड़ा हुआ पेशा है। और लोग, पत्रकारिता का मतलब है कि लोगों की सेवा कह सकते हैं एक तरीके से। पत्रकारिता, अगर कोई शख्स पत्रकार बनना चाहता है तो उसके जो एथिक्स हैं वो सबसे पहले उसको समझना होगा, पत्रकारिता के एथिक्स को, और पत्रकारिता का पेशा, उसके साथ उसको वफादार रहना होगा। जी, आजकल के दौर की क्या पत्रकारिता है कि लोग पार्टी वाले पत्रकार बन गए। जी, बहुत बायस्ड हो जाते हैं। उसके लिए बायस्ड पत्रकारिता, अगर कोई पत्रकार बायस्ड हो गया है तो वो खत्म है, उसकी पत्रकारिता फिर वो पत्रकार है नहीं। जी। तो पत्रकारिता में आपको अपने पेशे से वफादार रहना होगा, एथिक्स पे काम करना होगा और लैंग्वेज पे पकड़ बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज पे पकड़ नहीं होगी, चाहे वो हिंदी का पत्रकार हो, इंग्लिश का पत्रकार हो, उर्दू का पत्रकार। पत्रकार का सबसे पहला कायदा होता है कि उसकी जो लैंग्वेज हो उस पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अर्जुन जी, आपसे पूछना चाहूँगी, एज अ फिल्म डायरेक्टर जो हमारे एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या डायरेक्शन देना चाहेंगे कि अगर वो इस करियर में अपना फोकस करते हैं तो उनको किस बातों पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए? जो मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें अगर किसी को भी करियर बनाना है, फिल्म इंडस्ट्री की बात करूँ, कोई भी फील्ड हो सकती है, आप एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन हो गया या अदर डिपार्टमेंट्स हैं, तो अब तो सबसे जो पहला उनके बेसिक, जो मैं कहता हूँ फाउंडेशन है, सबसे पहले उनको अगर मौका मिला है तो इस कॉलेज में अगर हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ की एक छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, प्लीज़ ग्रैब करो। सभी को मैं बोलूँगा, बिकॉज यहाँ पे सोचना कि नहीं ये नहीं करके बाहर नहीं होगा। अगर आप यहाँ से आपके बेसिक्स अगर तैयार नहीं है तो बाहर नहीं होगा। तो सबसे पहला तो मेरा यही सबसे कहना है कि भाई किसी भी इंस्टीट्यूट में आप हैं, वहाँ जो भी चीज़ें सिखाते हैं, जो वहाँ के टीचर्स हैं, वो लोग बहुत ही बेहतरीन सिखाते हैं और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी क्लासेस अटेंड करते हैं। सम टाइम लोगों को लगता है कि नहीं यार यहाँ पे ना करके नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ द राइट प्लेस, वाई दे आर कमिंग हियर टू लर्न। ओके, सो आप पहले तो यहाँ से सीख के बाहर जाइए, उसी के बेस पे आपको काम मिलने वाला। अगर आपको मिल रहा होता तो आप शायद कॉलेज नहीं आते। जो सबसे पहला मुझे लोगों से ये कहना है। तो भारतीय विद्या भवन का मेरे जीवन में तो बहुत ज़्यादा अहम योगदान रहा है। बहुत जो भी कुछ मैं, बस मेरा श्रेय तो सारा जाता है कि भारतीय विद्या भवन की वजह से मैं यहाँ पे एक्टिंग स्टूडेंट था और उसके बाद मैंने डायरेक्ट करी हैं और एज एन एडी मैंने काफ़ी सारी फिल्मों में काम किया, साउथ से लेके हिंदी में जो भी बनती हैं। उसके अलावा मैंने एज अ राइटर, मेरे 2 शोज़ अभी भी अदर प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। मैं एक नावल लिख रहा हूँ, वो भी मेरा है अभी, ओनली बिकॉज ऑफ भारतीय विद्यापन। तो मुझे लगता है कि मैं किसी को बोलूँ तो सबसे बेसिक्स है कि प्लीज़ आप जो भी यहाँ पे काम मिलता है उसको करिए।
कोई अगर एक यूनिट बनती है उसके अंदर सभी को काम करिए। और अगर हम मुंबई की बात करें तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक्टिंग का करियर अभी के टाइम में तो इतना शानदार है कि OTTs आ चुके हैं। हाँ जी। अगर OTTs पे अगर नहीं करते हो आप, सम टाइम लगता है कि चलो तो अपना आप कर सकते हो, सोशल मीडिया से लेके एवरीवेयर। जी। तो अभी के टाइम में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। लगेगा कि भीड़ जितनी ज़्यादा बढ़ी है उसी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ भी है। तो बहुत सही टाइम है, एक गोल्डन टाइम है सभी के लिए। जो कुछ करना चाहते हैं प्लीज़ उसे अच्छे से सीख करके ही आइए, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको कैमरे पे बार बार बताएंगे, बिकॉज हर एक चीज़ का बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट चल रही है। तो बहुत अच्छा टाइम है और ये मैं तो कहूँगा बस सीखिए और बिल्कुल आप अपना जो करियर है स्टार्ट करिए इस फिल्म इंडस्ट्री में। थैंक यू वेरी मच। और शाकिर जी, एज अ मीडिया पर्सन आप क्या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि जो भी उनको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और जो इंटर्नशिप है, उस बेसिस पे आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि उनको क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, भारतीय विद्या भवन से जो बच्चे जर्नलिज्म कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, एक तो कॉलेज बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा सिखाता है जी, वो यहाँ तो सीखना ही है। और बीच में अगर इंटर्नशिप लगती है तो सबसे पहला काम जो एक पत्रकार के लिए होना चाहिए वो है टाइपिंग। किसी भी लैंग्वेज में आप लोग काम कर रहे हैं तो उसके लिए टाइपिंग सबसे मस्ट होता है। टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग के लिए आपको 8 से 10 दिन लगते हैं परफेक्ट होने में। अगर कहीं भी आप इंटर्न करने जाते हैं या अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला उनका सवाल ये होता है कि ये बताइए हिंदी टाइपिंग आती है। और अगर आपने कह दिया हिंदी टाइपिंग नहीं आती है, सीख लूँगी, तो वो कह देंगे कि नहीं फिर कोई फ़ायदा है नहीं। तो हिंदी टाइपिंग सबसे पहला काम इंटर्नशिप में, हिंदी टाइपिंग ज़रूर सीखें। कॉलेज में सीख लें तो वेल एंड गुड होगा। सामने वाला जो इंटर्न जहां आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको फौरन ले लेगा कि हाँ ठीक है चलो कुछ ना कुछ तो लिखेगा। और दूसरा ये कि जब आप इंटर्नशिप के लिए जाते हैं तो होता ये कि आदमी वहाँ खुद से सीखना होता है। कोई भी जो आपका सीनियर है जिसके आप अंडर इंटर्न कर रहे हैं वो आपसे ये नहीं कहेगा कि आप ये कर लो, क्योंकि उसको वो काम करने के पैसे मिल रहे हैं, वो अपना काम करके चला जाएगा। लेकिन बच्चे जो इंटर्न करते हैं उनका सबसे पहला मकसद ये होना चाहिए कि जो अपने जिस सीनियर के अंडर वो इंटर्न कर रहे हैं उससे जितना कुछ सीख सकें वो सीख लें, क्योंकि वो खुद नहीं सिखाएगा, आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी। और इंटर्नशिप में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भाई मैं 9 से 5 का मेरा बुलाया मुझे HR ने तो मैं 9 से 5 में रहूँगा। लेकिन शुरुआत में जितना आप इंटर्नशिप में सीख सकते हैं वो बेहतर होता है। उससे क्या होता है इंटर्नशिप में आपके ना रिश्ते बन जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं और खासकर मीडिया में तो लिंक की बहुत जरूरत होती है। तो आप जब कहीं इंटर्न कर रहे हैं तो लोगों से अच्छा व्यवहार करें, है ना, उनके हाजी के ताबेदार रहें। किसी ने कुछ कहा तो उसको भाग के करें। सबसे जरूरी होता है कि आप इंटर्नशिप में जितनी मेहनत और सामने वाले को दिखा देंगे कि मैं बहुत लगन से काम कर रहा हूं, तो आपकी ये समझ लीजिए नौकरी ऑलमोस्ट पक्की हो जाती है इंटर्नशिप में। चल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अर्जुन जी, लोगों का कहना है कि जो थिएटर एक्टिंग होती है और जो फिल्म एक्टिंग होती है उसमें डिफरेंस तो है, लेकिन लोगों का कहना है कि जो थिएटर एक्टिंग है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इस बारे में एज डायरेक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ज़्यादा डिफ़िकल्ट इनमें से दोनों में से ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है? जी बिल्कुल मैं समझ पाया जो कहना चाह रही हैं। सबसे पहले मैं क्लियर करूँ कि क्योंकि मैंने दोनों में काम करा हुआ है, सो बेसिक मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको कोई भी अगर आप एज एन एक्टर मुंबई में काम करने जाते हैं तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप अगर आपने थिएटर नहीं करा है या फिर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस पीछे का नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, तो दे विल नॉट कास्ट यू। क्यों करेंगे? बिकॉज अगर एक सिंपल सी मैं बात कहता हूँ कि अभी आप किसी से बोलो कि मेरे ऊपर 10,000 रुपये लगाओ, आप इन्वेस्ट करो, कोई भी इंसान क्यों करेगा? वो तो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं फिल्म बनाने में जी। तो कोई भी करोड़ों रुपए क्यों लगाएगा? मतलब इतनी बड़ी टीम हायर करके लेके आ रहा है और एज एन एक्टर आप जब जाते हैं वहाँ पे और पता चलता है कि आपको पता ही नहीं है क्या करना है। सम टाइम उनको लगता है कि ये मेरे रोल में फिट है तो वो करते भी हैं, पर वहाँ पे भी एक आपको ये बहुत ही मुझे लगता है कि ये बताना ज़रूरी है, लोगों को पता नहीं है। कोई जब कास्टिंग होती है, कोई भी रोल होता है, उस रोल के लिए रिहर्सल्स होती हैं,
वो चाहे भी विधु विनोद चोपड़ा की फिल्में हैं या फिर हिरानी साहब की फिल्में हैं या फिर आप बात करें संजय लीला भंसाली की फिल्में हैं। हाँ जी। तो ये लोग सबसे पहले कास्टिंग जब होती है तो उस रोल के लिए चाहे कितना ही बड़ा एक्टर क्यों ना हो, वो 1 महीने की वर्कशॉप रखते हैं या 15 दिन की वर्कशॉप रखते हैं। तो जाकर के जब वो पूरी वर्कशॉप खत्म होती है उसके बाद शूट करते हैं, अगर जो बड़ी फिल्में बनती हैं। थिएटर की बात करूं, ये सच है कि थिएटर और सिनेमा की एक्टिंग अलग है जी, लेकिन क्या करना है वो आपको बेसिक्स यहीं से सीखना पड़ेगा। अगर आप एज अ थिएटर एक्टर अगर आप यहाँ पे अगर सीख जाते हैं, जो भी लड़के या पे जो बच्चे करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे इजी जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मौका मिल रहा है, वो है थिएटर। थिएटर में अगर आपको इस बात का है, एक तो हमारे, क्योंकि जब शीशे के सामने कोई भी खड़ा होता है सबको लगता है कि हर एक इंसान दुनिया के सोचता है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ और मैं एज एन एक्टर या एज एन एक्ट्रेस, वो सब अच्छी बात है, खूबसूरत सी बात है, सबको लगना भी चाहिए कि एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बट अगर जो सच में करना चाहता है, प्लीज़ आप थिएटर ज्वाइन करिए, आपको पता चलेगा कि आपकी काबिलियत क्या है। अगर आप उसमें बेहतर कर पाते हैं देन आप मुंबई जाइए, या फिर मुंबई के अलावा मैंने जैसे पहले भी बताया कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा, अभी प्रोडक्शन हाउसेज दिल्ली में भी बहुत से हैं, यहाँ से भी लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग यहीं पे हैं और जो कि मुंबई भी आते जाते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वास्ट हुई हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं, तो आपके लिए मौके बहुत ज़्यादा हैं। तो ये है कि आप अगर थिएटर में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपके लिए वो ईजी हो जाता है वहाँ तक जाना। पर हाँ, अगर एक्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे है कि यहाँ पे 1 टेक में सारा करना होता है थिएटर में, बट वहाँ पे आपके पास कट मिलेंगे। हाँ, अगर गलती करी है तो कट। बट मुझे लगता है कि बिल्कुल हर एक को थिएटर करना चाहिए। मैंने भी थिएटर किया है, मैं अब अगर रोक रहा प्लीज प्लीज नहीं, थिएटर तो बहुत परफेक्ट चीज़ है। थिएटर क्या है, फिल्म की एक्टिंग और थिएटर की एक्टिंग में बड़ा फर्क है। हाँ जी। थिएटर जो है ना आपको परफेक्ट बना देता है। आपको आधे घंटे का प्ले करना है, अब आधे घंटे के प्ले में आप आधे घंटे में कोई कट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बोलेगा आपके मुंह पे आके आपका फेस साफ कर देगा, पाउडर लगा देगा, ये कुछ नहीं होता है। तो जो एक्टर थिएटर से परफेक्ट बनता है ना, वो बाकी नहीं कर पाता मेरे हिसाब से। मैंने भी शुरुआत में यही थिएटर किया था। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा था कि थिएटर में आपको 1 टेक मिलता है। अगर बहुत परफेक्ट चीज़ है। हाँ, एक्टर के लिए थिएटर शुरुआत में करना बहुत परफेक्ट चीज़ है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं इस चीज़ को कि थिएटर ज़्यादा डिफिकल्ट है और थिएटर मस्ट है एक्टिंग के लिए। डिफिकल्ट नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर थिएटर किसी ने कर लिया ना तो वो कहीं मात नहीं खाएगा। यस, आपके लिए दिखाने के आपके पास कुछ होता है कि आपके पास क्या, आप बेसिकली आप अपनी स्किल्स तो दिखाओगे ना। मैं मुंबई जाके खड़ा हो जाऊँ, जैसे अभी सर ने कहा कि आप जब किसी न्यूज़ चैनल में जाते हो, आपको टाइपिंग अगर आती है, राइट, दे विल कंसिडर यू कि यस यस यस। वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं अगर नहीं आती चलो हम सिखाएंगे, किसी के पास नहीं इतना टाइम है। व्हाई दे विल पे यू सीखने का, क्यों कोई पैसा क्यों देगा। और एक चीज़ और होती है कि अगर कहीं आपने अपने ऑडिशन के लिए अपना प्रोफाइल भेजी, उस प्रोफाइल में आपने लिखा है थिएटर और आपने लिखा है दूसरे किसी और ने लिखा है आफ्टर से एक्टिंग सीखी है, तो सबसे पहले वो थिएटर वाले को प्रेफर करेंगे। ये फ़ायदा है थिएटर का। चलो, आप बहुत बहुत शुक्रिया ये नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई होप एक्टिंग वाले स्टूडेंट्स को ये बहुत काम आएगी। शाकिर जी, एज मीडिया पर्सन, जर्नलिज्म, जो बच्चे अभी जर्नलिज्म कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़े चैलेंजेस जो फ्यूचर में आएंगे वो क्या क्या हो सकते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, वो ज़रा बताइए। देखिए, एकदम साफ बात करूँगा, एकदम जो आज के दौर की पत्रकारिता चल रही है, ठीक, सबसे बड़ी जो चुनौती उन बच्चों के लिए है वो है नौकरी पाना। हर बड़े चैनल में आप देखिए कि ले-ऑफ्स हो रहे हैं। अभी इलेक्शन आया, उन्होंने अपना जितनी भी रिक्वायरमेंट थी भर ली जी। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद फिर उनकी छटनी शुरू हो गई। तो आज के दौर में जो आज के दौर के बच्चे पत्रकारिता सीख रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ही नौकरी पाना है। बाकी काम तो वो बाद में करेंगे, बाकी चीज़ें तो वो बाद में झेलेंगे, बाकी चुनौतियां तो उनके सामने बाद में आएंगी। उससे पहले तो उनको नौकरी पाना सबसे बड़ी जद्दोजहद हो गई है। नौकरी नहीं है मीडिया में जी, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये हो गई है कि पैरेलल जो ये सोशल मीडिया चल गया है और लोग यूट्यूब पर काम करना शुरू कर रहे हैं, तो इसमें बहुत बेहतर लोग कर पा रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर आपको नौकरी पानी है तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अगर आपने नौकरी पा ली,
फिर उसके बाद जिस टीम में आप काम कर रहे हो, आपका हेड कौन है, आपका सीनियर कौन है जिसके आप अंडर काम कर रहे हो, उसकी विचारधारा के साथ आपको चलना होगा। वो लेफ्ट है, राइट है, सरकार के दबाव में काम करता है, सरकार की चाटुकारिता करता है, या फिर लेफ्ट के साथ है, जनता की आवाज उठाता है, फिर आपको उसके हिसाब से चलना होगा। अगर आपका जो सीनियर है, आपके सीनियर ने कहा ना इस खबर को ऐसे लेते हैं, लेकिन वो जर्नलिज्म के एथिक्स के खिलाफ है, उस खबर को ऐसे नहीं लिया जा सकता, उसको ऐसे करा जाएगा। अगर आपने ये बात कह दी तो फिर आपकी शामत आ गई। तो उसमें यही होगा कि फिर आपको उसके हिसाब से, चुनौतियां इस प्रोफेशन में कभी खत्म ही नहीं होती हैं, ये प्रोफेशन ही चुनौतियों के लिए है। जी अर्जुन जी, आपसे भी सेम क्वेश्चन कि जो एक्टिंग में बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और उनका सॉल्यूशन। सबसे तो पहले कि यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, बट वही मैंने कहा, जैसे सर ने भी बताया अभी, अगर आपके पास अगर टैलेंट है तो आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू करिए। और मुंबई में बहुत, तकरीबन मैंने कुछ टाइम पहले ही एक आर्टिकल में पढ़ा था कि तकरीबन 1.5 लाख लड़के लड़कियां डेली मुंबई जाते हैं, 1.25 लाख से 1.5 लाख हीरो हीरोइन बनने के लिए, और सेम अमाउंट जो सेम नंबर है वो वहाँ से लौटता भी है। तो अभी आप सोचो कि अगर इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ भीड़ है, तो कितने लोग बने। तो ये दिमाग में रख करके और खुद को पहचानो। मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी सर ने भी बोला था कि जो मौके मिल रहे हैं ना, एक गोल्डन टाइम है। सिर्फ मुंबई में ही क्यों, अब तो सारी पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री पूरी इंडिया की एक हो चुकी है। अब चाहे साउथ हो, कन्नड़, तमिल, मलयालम, या फिर भोजपुरी, हिंदी, मराठी, पंजाबी, भाई सब जगह पे सभी को काम मिल रहा है। बट वो है कि अगर आपके अंदर हुनर है, फिर मैं उसी पे आऊँगा कि ये जो बेसिक्स है, प्लीज़ आप फाउंडेशन को तैयार करिए। यहाँ से बढ़िया अगर है तो वहाँ पे आपको काम मिलेगा। मैं और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, जो एक्टिंग के बेसिकली स्टूडेंट्स हैं और एक्टिंग में करियर चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है उसमें असिस्ट करिए। नहीं मिल रहा जाइए, बोलिए कि 4था 5वां एडी बन जाऊंगा भाई, लेकिन मुझे काम करना है। सेम अगर इंडस्ट्री में जाते हो, अगर काम नहीं मिलता, बिकॉज वहाँ पे हमारे जो कॉलेज की पढ़ाई होती है वो बिल्कुल अलग है और जो फिल्मों में होती है वो अलग है। आप फिल्म के सेट पे होते हैं, बिल्कुल अलग है। अगर आपको कोई 1 मिनट का रोल फिल्म के अंदर मिलता है, आप 1 दिन में आते हैं, काम खत्म, आप चले जाते हैं। बट अगर आपको लर्न करना है तो वहाँ पे जाइए, कैसे भी, जो मैंने किया था, क्योंकि मैं अपना ही अनुभव बताऊंगा। सो आप एज एन एडी शुरू कर सकते हैं। इससे फायदा होता है कि 100 की यूनिट है, आपने 1 महीने उनके साथ काम किया, अब 100 के 100 लोग आपको जानते हैं। मैं एक दिन आपसे मिलूंगा, मुझे बोलूंगा काम दे दो, शायद आप नहीं देना चाहोगे, बट 1 महीने तक काम किया होगा, रिलेशंस आपसे, जैसे वही सर ने बोला था, लिंक आपके अच्छे बन चुके हैं। मैं एक बात टोक दूं, प्लीज मेरे दोस्त हैं बचपन के, कॉलेज बचपन के, ये मुझे सर बोल रहे, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सर मत बोलो यार, नाम शाकिर है। ओके ये मेरा जिगरी दोस्त है, कॉलेज का यही से हम लोग पास आउट है। अब ये सोच रहे, अब ये बार-बार मुझको सर बोल रहे, मुझे अनकंफर्टेबल। मैंने कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा सर क्यों बोल रहे हो? अच्छा नहीं, तो जैसे अभी यस, अब मैं उसी पे आऊँगा कि शाकिर ने भी कहा, तो मैं वही है कि भाई आप जहाँ पे मौका मिलता है आप काम करिए, बिकॉज लिंक्स बहुत ज़रूरी हैं। कि अगर आपके लिंक्स हैं तो काम बहुत ईजी हो जाता है मिलना। आप भले ही कितने टैलेंटेड हो, अगर आपको कोई नहीं जानता है, नहीं देंगे काम। आप 1 महीने के लिए सेट पे अगर एज एन एडी काम करते हैं तो आपको पूरा सेट का पता होता है कि डायरेक्टर को क्या चाहिए, कैमरा किस एंगल में काम करेगा, अच्छा कितना मुझे आगे जाके बोलना डायलॉग को, अच्छा लाइट आप समझना शुरू कर देते हैं। आप स्पॉट बॉय को देखते हैं कि उसका काम क्या है, सब कुछ आपको पता होता है। आपको ड्रेस का पता है, आपको पैच क्या है, मतलब एक चीज़ों का आपको पता है कि यार ये आप प्लीज़। और एक चीज़ और है कि जैसे शूट यहाँ पे भी हो रहा है या फिर वहाँ पे भी हो रहा है, आप लोग मॉनिटर के पास जाइए, मत इधर उधर बैठिए। अगर मौका मिला इन 1 सालों के अंदर, और वो डिपार्टमेंट कोई भी हो सकता है, मैं सिर्फ एक्टिंग की बात नहीं करूँगा, चाहे आप जर्नलिज्म की बात करिए, अगर कैमरे के डिपार्टमेंट में उसकी बात करिए, आप कोई भी फील्ड हो सकती है। प्लीज़ आप लोग अपने जो टीचर्स हैं, सेम जैसे वहाँ डायरेक्टर होंगे यहाँ पे टीचर हैं, उनके साथ बैठिए, क्योंकि वही आपका सबसे अच्छे मेंटोर हैं, वही बताने वाले हैं, उसी के बेस पे काम मिलेगा। तो बहुत मौके हैं, सभी के लिए बहुत ज़्यादा मौका है, बट वो है कि आपको उस लायक बनना होगा। जी थैंक यू वेरी मच, बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है सब कुछ। शाकिर जी, आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप बच्चों के साथ शेयर करना चाहें, जो हमारे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करना चाहें, जो उनको हेल्प करे इस इंडस्ट्री में, तो वो कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए प्लीज़। फील्ड से कर देता हूँ, जी बिल्कुल, लेकिन मैं फील्ड में जो बच्चे रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट रखते हैं,
और रिपोर्टर बनना चाहते हैं उनके लिए एक इंसिडेंस ये है कि मैं एक बार स्टोरी रिपोर्ट करने के लिए, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने के लिए हैदराबाद गया था। मक्का मस्जिद वहाँ है, वहाँ उसमें एक बार ब्लास्ट हो चुका है वहाँ, तो उसकी सिक्योरिटी चेक के लिए मैं वहाँ इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने गया था। तो मैं एक दिन पहले वहाँ घूम रहा था रेकी करने के लिए, तो मैंने देखा तो जो मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, वो सब ऐसे ही अपनी मौज में थे और सारे मेटल डिटेक्टर बंद थे, जबकि वहाँ हज़ारों की भीड़ रोज़ आती है। और जबकि एक इंसिडेंस ये हो चुका है कि वहाँ ब्लास्ट हो चुका है, कई लोग मर भी चुके हैं। तो मैंने वहाँ एक दिन जाके वहाँ की रेकी की। फिर अगले दिन मैंने अपने बॉस को ये बताया कि ऐसा ऐसा मसला है और इतना बड़ा मामला है, और ना तो मेटल डिटेक्टर काम कर रहे हैं, ना पुलिस वाले काम कर रहे हैं, वो तो आपने मौज कर रहे हैं, कोई भी कहीं से भी आके घुस जा रहा है। तो उन्होंने बोला कि इस स्टोरी को तुम करो। स्टोरी अप्रूव हो गई, कैमरामैन लिए, पूरी प्लानिंग के साथ हमने उसकी जो सिक्योरिटी ब्रीच था उसको कायदे से शूट किया, पूरी स्टोरी हमने कवर की। अब जो वो कवर की तो वो बहुत एहतियातन उसको कवर करना हुआ, है ना। कैमरा छुपा, हमारा जो कैमरामैन था वो मस्जिद से कम 100 मीटर की दूरी पे किसी छत पे खड़ा था, हमको शूट कर रहा था। तो वहाँ से वो सारी चीज़ें हुई। अब क्या हुआ, जब वो स्टोरी बन गई और जब वो ऑन एयर हो गई तो मुझसे कहा गया कि अब तुम 8-10 दिन उधर की तरफ मत जाना। हाँ, रिस्की बहुत हो जाता है। बहुत रिस्की हो जाता है, रिस्क का बड़ा खेल है जी। जर्नलिज्म में अगर फील्ड में तुम काम कर रहे हो तो रिस्क बहुत है। बालू माफिया के खिलाफ कुछ स्टोरी कर दी, अब क्या होगा कि उसमें रिस्क है जी। अगले दिन तुम्हें उसी इलाके में काम करना है, अब वहाँ पे वो कैसे होगा, फिर बालू माफिया वो तो आपके पीछे लग जाएगा। तो एक तो रिस्क बहुत है जर्नलिज्म में, फील्ड पे। पॉलिटिकल पार्टी को कवर करता है तो उसके लिए वो बेसिक जाता है, रोज़ के इंटरव्यूज़ हो गए, रोज़ का ये हो गया, लाइव हो गया। लेकिन जब कोई क्राइम की स्टोरी करता है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरियाँ करता है, तो उसमें थोड़ा रिस्क होता है। अब क्या है कि हम जैसे पत्रकार होते हैं कि हम पत्रकार हैं, ऐसे बोलने वाले लोग बहुत होते हैं। पत्रकार का एक अपना अलग भरम होता है, रिपोर्टर है तो अलग भरम है। अब हम जब इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करने जाते हैं या फिर किसी क्राइम की स्टोरी को कवर करने जा रहे हैं, तो हम लोगों को उसको थोड़ा सा अपने बड़बोलेपन को ना करके कि भाई मैं रिपोर्टर हूँ, इस टाइप से चुपचाप अपना काम करना होता है, क्योंकि ये बहुत रिस्की भी है। देखिए, पत्रकारिता में रिपोर्टिंग कई प्रकार की है, इन्वेस्टिगेटिव है, एंटरटेनमेंट है, पॉलिटिकल है, एजुकेशनल है। सबसे रिस्की है क्राइम की इन्वेस्टिगेटिव, तो उसमें अपने आप को छुपाने की, स्पाई की तरह काम करना होता है। तो ये बहुत बेहतर है, और इसमें सीखना भी ये होता है कि आदमी ना एकदम गहरा हो जाता है। कोई अगर तुम किसी स्टोरी में काम कर रहे हो तो आप बहुत गहरे हो जाओगे, जल्दी से किसी के सामने खुलोगे भी नहीं, तो ये बहुत बेहतर चीज़ होती है उसमें। बिल्कुल तेल दहलाने वाली बात आपने बता दी, जो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह सब कुछ हुआ, बहुत रिस्की है। अर्जुन जी एक मिनट, ठीक है अर्जुन जी, आप बताइए, आप अपना कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहे डायरेक्टिंग या एक्टिंग के ऊपर। बहुत सारे हैं वैसे तो, क्योंकि जब यहाँ से जर्नी शुरू करी थी तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हुई। मैं पहली फिल्म का ही बताऊँगा और 1-2 चीज़ें और शेयर करूँगा कि मैं गया था तो, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपको जल्दी मौके नहीं मिलते हैं, तो कहीं से भी ट्राई करो, कहीं से अगर मौका मिलता है। तो मुझे ऐसे ही कुछ 3-4 महीने बाद एक फ़िल्म मिली थी, और वो फिल्म मुझे मिली और मुझे बुलाया गया कि शाम को, रात को, आई थिंक रात को ही कॉल आया था 9:30-10 बजे कि हम लोग कल शूट कर रहे हैं। एक दिन का मड आइलैंड में शूट था, तो पहली फिल्म थी, मैं एज एन AD उसमें काम कर रहा था। उसके पहले मैं एज एन एक्टर के लिए गया था, बट वही है कि मुझे तब ये चीज़ का पता था कि लोग बुलाते हैं, ऑडिशंस लेते हैं, और समटाइम तो आपको पूरे दिन, मैं एक जगह तो गया था, सुबह 8-9 बजे पहुंच गया था और वो मुझे रात के 11 बजे मिले, और स्टिल मैं सुबह से लेकर रात तक मैंने उनका वेट किया, और वो आए और बोले कि अच्छा कल मिलते हैं करके। तो वो बुरा लगा कि यार, मतलब आप पहले ही बता दो, क्योंकि मैं इतने देर से बैठा हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। तो ऐसी मुझे एक फिल्म मिली, और मुझे सुबह का 6 बजे का सेट था, आइलैंड पे, मड आइलैंड पे शूट था। तो मैं गया उधर, और मैं 3 बजे उठ के निकल गया घर से कि मैंने कहा चलो यार पहली फिल्म मिली है और इसको करते हैं। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो उसके एक दिन का सिर्फ शूट था, तो पहुँच गया मैं सेट पे। तो मैं जब गया तो 1 ही 2 लोग आए थे, नहीं तो कोई नहीं आया था, मैं सबसे पहले ही पहुँच गया था।
और उस दिन जो मैंने काम किया, बिकॉज मुझे पता नहीं था, क्योंकि भारतीय विद्या भवन ने मुझे दे दिया था, एक फाउंडेशन मेरी तैयार कर दी थी, तो मुझे इतना पता था कि काम कैसे करना है, जस्ट अपना डेडिकेशन दिखाया। और सर ने भी, शाकिर सैफी ने शाकिर सैफी ने भी जैसे बोला, ऑफेंड हो जाता है ना, शाकिर ने बोला ना कि आप जो इंटर्न है बहुत ही सिमिलर है। अगर काम की आप बारे में बात करोगे ना, तो कोई भी इंडस्ट्री है, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो चीज़ें दिखती हैं, तो लोग आपको हायर करेंगे। नहीं, आपके पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, अभी कोविड का भी ऐसे ही हुआ था। अब आप टैलेंटेड हो भाई, लोग रखेंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत है अच्छे लोगों की। तो मैं 6 बजे सेट पे पहुंचा और 7 साढ़े 7 तक शूट स्टार्ट होना था। देन पीपल विल उन्होंने आना शुरू करा, और सेट पे 7:30 तक कैमरा ऑन हो गया था, और हमने काम करना शुरू किया। और उस दिन जो काम खत्म हुआ था, आई थिंक रात के तकरीबन 1 से 1:30 बज गए थे। और पर उस दिन के लिए मैं बैठा नहीं था। एवरीवन इज हैविंग फूड, सो मैंने कहा नहीं यार, मैं इस सेट पे रहूँगा, बिकॉज मुझे था कि मुझे सीखना है। एक लंच ब्रेक हुआ पर मैं नहीं गया, मैंने कहा नहीं सर, मैंने खाना नहीं खाया। और खाना इसलिए नहीं खाया कि यार सेट पे से बाहर जाऊँगा तो मैं चीज़ें सीख नहीं पाऊँगा, 1 घंटे के लिए, आधे घंटे का ब्रेक होता है, तो मुझे रहना है सेट पे। अब क्या हुआ कि मैंने सर को पानी उठा के दिया, वो स्पॉट बॉय का काम है, तब मुझे नहीं पता था। तो मैं उसमें डायरेक्शन डिपार्टमेंट में था, और जो डायरेक्टर थे तो उन्होंने पानी मांगा, बिकॉज मेरी आदत रही है कि मैं डायरेक्टर वहीं बैठूंगा, जो डायरेक्टर है, बिकॉज ही इज द राइट पर्सन, इनसे मुझे सीखना है। यहीं से मुझे कैमरे पे देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है, यहाँ पे मैं मॉनिटर पे देख रहा हूँ कि अभी डीओपी को क्या चाहिए। सो ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, लोग नहीं करते हैं। तो मैं वहाँ था, तो उन्होंने बोला पानी लेके आओ, तो मैंने उठा के दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ये तुम्हारा काम नहीं है, बट ये मुझे अच्छा लगा कि तुमने खुद ही पानी दे दिया, क्योंकि पानी पिलाना एक कहते हैं कि धर्म होता है, धर्म होता है, और कुछ बोलते हैं ना, शबाब का, बड़ा ही शबाब का, शबाब है, शबाब लैंग्वेज में बात करी ना मैंने, हाँ, यही है, शबाब है, शबाब है, शबाब होता है खूबसूरती, हाँ, सबाब होता है पुण्य। हाँ, तो सबाब का बड़ा काम है। सो मैं उनके साथ मैंने काम करा, तो फिर वो पूरी की पूरी फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, और उस दिन मैंने इतना अच्छा काम किया था, सिर्फ 1 दिन के लिए वो मुझे मौका मिला था, और रात के 1:30 बजे जब हुआ, देन ही वाज गिविंग मी 100 रुपीज़। एंड मैंने कहा नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। बोले कि इसको रख लो, फिर तुम्हें बुलाऊंगा मैं। तो मैंने रख लिया, मुझे 100 रुपये मैंने वो रख लिए, और मुझे अगले दिन फ़ोन आया कि हम लोग 1 महीने की शूटिंग के लिए जा रहे हैं, तो तुम साथ में आ रहे हो, और गुजरात में शूट था। तो हमने बोला ठीक है सर। तो बस वो 1 दिन का जो मेरा काम था, उसकी वजह से मुझे काम मिला था। उसके बाद उन्होंने ही मुझे साउथ की फिल्म में बोला, कॉल करके मेरे सामने बोला कि मैं जो लड़का दे रहा हूँ इतना टैलेंटेड है कि आप इससे बेहतर आपको नहीं मिलेगा, मिल सकता है, पर क्योंकि मेरे सामने ही फ़ोन करा उन्होंने, उनको बोला, तो एक रास्ते मेरे लिए खुल गए। उसमें एज एन एक्टर बनना था, फिर बाद में मुझे कई सारी जो फिल्में और सीरियल्स उसमें भी काम मिला। बट एक टाइम पे जो चाहिए था वो तब नहीं चाहिए था जब वो मुझे मिल रहा था। एक टाइम होता है कि एक टाइम पे हमें बस यही करना है, एक टाइम बाद लगा कि नहीं करना है, मुझे कुछ और करना है, या फिर इसी में मुझे बेहतर कुछ चाहिए। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुए, तो इसलिए मैंने इस कहानी को बताया कि भाई अभी भी उसी पे हूँ कि भाई कहीं पे भी काम मिलता है, प्लीज़ अपना 100% दे देना, मत काम चोरी करना। भाई जो मिला है बस आज तुम्हारा है, और ऐसा खेल के जाओ कि खेलने के बाद तुम्हारी वहाँ पे चर्चे हो रहे हो कि क्या मतलब आज ये करके गया। तो कुछ ऐसा ही है। जस्ट ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, एकदम। सो लास्ट में बस एक सवाल और फिर हम ख़त्म करते हैं। आप जो हमारे दर्शक हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो शो को अभी देखेंगे बाद में, उनको एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे एज करियर गाइडेंस? प्लीज दोनों बताइए। नहीं प्लीज, मैं चाहूँगा कि आप शुरू करें, इनसे मुझे खुशी होगी। देखिए, मेरी सलाह तो यही होगी कि जो जर्नलिज्म का मतलब होता है पढ़ना, लैंग्वेज में कमांड, नॉलेज, उसके लिए आप अखबार तो ज़रूर पढ़ें, टीवी चैनल ना देखें। टीवी चैनल पे पत्रकारिता अब नहीं होती है, अखबारों में भी नहीं होती है, लेकिन अखबार को पढ़ के आप उसकी लैंग्वेज समझ सकते हैं, आपकी लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगी, आपको लिखना कैसा है उसका पता चल जाएगा। अखबार पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, कुछ बड़े लोगों के आर्टिकल्स पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उससे इंसान भारी होता है। और दूसरा, डिग्री लेने के बाद अगर साल भर भी नौकरी नहीं लगती है तो इंटर्नशिप लगातार कंटिन्यू रखें। मुझे नौकरी मिल रही थी मेरे टाइम पे, 10 साल पहले 15 साल पहले इतना बुरा हाल नहीं था नौकरियों का। मैंने कम से कम 4 जगह इंटर्न की,
इसलिए कि मैं थोड़ा परफेक्ट हो जाऊं। नौकरी मिल रही थी मुझे, पहली इंटर्न पे नौकरी मिल जाती मुझे। मैंने बोला नहीं, अलग अलग चैनलों में मैंने 4 जगह इंटर्न की, उसके बाद मैंने नौकरी ज्वाइन की। तो अब तो बहुत बुरा हाल है नौकरियों का, बहुत टफ है नौकरी पाना। लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी, सपोज आप इस महीने पास आउट हुए, अगले महीने उससे अगले महीने आपने इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली, अब वो चल रही है, खत्म हो गई, एक्सटेंड नहीं हुई, नौकरी नहीं लगी, कोई बात नहीं, दूसरी पकड़। अगर आपका पैशन है पत्रकार बनना तो उसको ब्रेक नहीं करना है। नौकरी नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, किसी के साथ फ्रीलांस काम कर लो, उसको छोड़ना नहीं है। जैसे ही छूटा, पढ़ना छूटा, पत्रकार बनने की ललक कम हुई, तो समझ लीजिए करियर गड़बड़ा जाएगा। तो उसके लिए कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। आपको इंटर्नशिप मिल रही है, करो, नौकरी नहीं मिली कोई बात नहीं, अगली इंटर्नशिप करो, अगली पे भी नहीं मिली नौकरी कोई बात नहीं, अगली करो, छोड़ना नहीं है, कंटिन्यूटी बरकरार रखनी है। इंटर्नशिप जितना सीखो, जितना करो, इतना बेहतर होगा और तब नौकरी मिल जाएगी। अगर आपकी लगन है, मेहनत है, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। और लैंग्वेज पे पकड़, किसी भी चीज़ पे आप जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको खूब पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें, अखबार पढ़ें, टीवी ना देखें बस। टीवी वाला पत्रकार अब बहुत मसला हो जा रहा है। टीवी वाले पत्रकार अब पत्रकार नहीं रहे। टीवी वाले पत्रकार हो गए, मैं कांग्रेस का, मैं बीजेपी का। जी, अर्जुन जी आप क्या कहना चाहेंगे एज करियर गाइडेंस बच्चों के लिए? जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सिर्फ मेरी एक ही सलाह, जो बेसिक सबसे मैंने पहले भी बोला कि भाई यहाँ पे अगर आए हो, मौका मिला है, इस कॉलेज के अंदर आए हो, प्लीज़ बी ग्राउंडेड। आप प्लीज़ ग्राउंडेड रहिए, क्योंकि यहाँ पे आके और यहाँ बाहर से भी जाके, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि आपका शुरुआती है। और यहाँ पे भी सच पूछो तो आप जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, आपको आपकी टीचर को पता हो जाता है कि किसके पास कितना पोटेंशियल है। ये सच है। भले टीचर नहीं बोलते, बिकॉज उनके लिए सारे लोग इक्वली होते हैं, बट टीचर को अच्छे से पता होता है कि किसके अंदर कितना पोटेंशियल है, कौन यहाँ पे इगोइस्टिक है, कौन ग्राउंडेड नहीं है, कौन हवा में उड़ रहा है, सबको पता है होता है। तो भाई मैं सबको यही सलाह दूंगा, प्लीज़ बी ग्राउंडेड। यहाँ पे एक दूसरे के साथ ये टीम की तरह काम करो, क्योंकि ये वन मैन शो है नहीं जी। अगर ये जो फील्ड की बात करूँ ना, ये वन मैन शो कहीं पे भी नहीं है। न्यूज़ में जाओगे वन मैन शो है ही नहीं। अगर आप फिल्मों में जाओगे, नहीं है भाई। आपको एक यूनिट के साथ काम करना है, एक टीम के साथ काम करना है। यहाँ पे वो मौका मिल रहा है, ये जो बीच पड़ रहा है ना, वो यही है। तो प्लीज़ ईगो मत रखो कोई भी। जो काम मिलता है, अगर सेट पे मैंने काम किया, मैं ऐसा भी जब डायरेक्शन का काम कर रहा था, तो मैंने अपने आर्टिस्ट को पानी खुद मैं पानी लेके आता था जाके, भाई झाड़ू लगानी, आई विल डू दैट, मैं वो काम करूँगा। समटाइम मुझे किसी ने बोला, जो प्रोड्यूसर थे, कि आप क्यों सर करते हो ऐसा? मैंने कहा फिल्म मेरी है और ये लोग मेरे अपने हैं। अगर मैं यहाँ पे इतना ग्राउंडेड होकर काम करूँगा ना, तो सारे के सारे करेंगे। अगर मेरे अंदर ईगो रहेगी कि मैं यार अच्छे ऐसे, मतलब मैं डायरेक्शन में, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मैं क्यों ही करूँ, ये भी ईगो में रहेंगे, तो मैं सबके लिए। और होता है जब स्टूडेंट लाइफ में होती है ना, तो उसमें बहुत ईगो आता है बच्चों के अंदर कि अरे मैं नहीं करूँगा, अबे मैं ये थोड़े ही करने आया था। नहीं भाई, करो, ये करने नहीं आया था। यू आर गेटिंग द चांस, आपको नहीं बाहर देंगे। आप एडी बन के गए हो ना, कैमरा वाला आपको छूने नहीं देगा, क्योंकि वहाँ पे 4 एडीज उसके खड़े हुए हैं जी। कैमरे पे 4 खड़े हैं, वो नहीं चाहेंगे कि आप सीखो, बिकॉज उनका काम है कि आप क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे मौका मिल रहा है तो करो, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाहर तो आप जाके करोगे, पर प्लीज़ ईगो मत रखो, एक दूसरे के लिए कोई द्वेष मत मन में रखो। हाँ, जैसे इन्होंने भी बोला शाकिर ने, कि प्लीज़ पढ़ो जितना हो सकता है। और ये मत देखो, अभी तो लोग अपने आप को स्टार और एक्टर समझने लगे, क्योंकि मेरे पास भी कई ऑडिशंस आए थे कि सर मैं ना टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे रील बनाता हूँ और मेरी आप रील देख के मुझे काम दे दो। अभी क्योंकि मेरी ये कास्टिंग चल रही थी, तो उनको लगता है कि हम सोशल मीडिया पे हमने डाल दिया तो हम एक्टर हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने 30 सेकंड के अंदर कोई रील बना दी और एक्टर हो गए, नहीं। सोशल मीडिया ने लोगों को बनाया भी बहुत और बिगाड़ा। हाँ, ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें हैं, पैरेलली चल रही हैं कि ये दोनों चल रही हैं। तो बस इतना ही है कि आप जो भी मौका मिल रहा है उससे सीखिए। और सोशल मीडिया में बिल्कुल जाना गलत नहीं है, आप जाइए। हाँ, प्लेटफॉर्म है। पहले भी हमने अगर आप टैलेंटेड हो तो वहाँ से हीरो बन जाओगे। बिल्कुल, इंडिविजुअली तो बन ही जाओगे ना, शाहरुख के साथ काम नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिविजुअली आपकी पहचान बन सकते हैं, आप टैलेंटेड है तो। लेकिन सच पूछिए तो आज कितने सारे अकाउंट्स, आई थिंक करोड़ों अकाउंट्स होंगे, लेकिन कितने लोग फेमस हैं उस पर भी?
तो कम नंबर से आप जब अपना इंस्टा स्क्रॉल करते हो या उस पे देखते हो यूट्यूब शॉर्ट्स पे, कितने लोग ऐसे हैं तो होते हैं, सभी तो नहीं दिख रहे हैं, बट कुछ लोग फेमस है जो कि ऑलरेडी हमेशा हमेशा दिखते हैं, जैसे फिल्मों में है। तो प्लीज़ जो भी काम करते हैं, और भाई शुरुआत आपकी यही होगी। जो मैं देखता हूँ कि कॉलेज के टाइम में भी ये होती है चीज़ें कि एक टीम के तौर पे जब काम होता है ना, तो कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो अरे मेरा काम नहीं है, ये नहीं भाई प्लीज़ करो। और मेरे लिए सिर्फ इतना ही सबसे ज़्यादा, जिस दिन यहाँ से पास आउट हो जाओगे डेफिनेटली चीज़ें अपने आप एक आई ओपनर होंगी। तो मैं वहाँ पे ज़्यादा ना बता के सिर्फ यही कहूँगा, ये आपका आज है तो आज बढ़िया से कर लोगे, कल अच्छा हो जाएगा। मैं अब है कि एक्टिंग में एक लाइन और छोड़ देता हूँ प्लीज़। अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग फेमस तो हो ही जाते हैं जी। इंसान एक्टर जो बनना चाहता है वो चाहता है कि मैं फेमस हो जाऊंगा यार, लोग मुझे सब जानेंगे। तो एक एक्टर जब आता है तो ये सोचता है ना कि दिमाग में रहता है कि यार उस फिल्म में आऊंगा, उसके साथ आऊंगा, सब पहचानेंगे सब। आजकल के दौर में क्या होता है कि लोग फेमस हो रहे हैं, अब तो कि वो पुनीत सुपरस्टार टाइप के लोग हैं, दूसरा क्या नाम है उसका, धारावाहिक जोगिंदर टाइप के है ना, तो वो लोग फेमस है जी। आप भी फेमस हो जाओगे। लेकिन एक्टिंग जो तुम्हारे दिल में जो आप करना चाहते हैं कि भाई हमको एक्टर बनना है, तो उसको फेमस होने से अलग रखना पड़ेगा। फेमस आप हो जाओगे, फेमस दुनिया हो रही है, लेकिन अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं ना, तो उसको अब आपको दिल से एक्टिंग सीखनी होगी, करनी होगी, और उस पैशन को आपको बरकरार रखना होगा कि ना भाई मैं तो बनूंगा एक्टर, फेमस नहीं बनना है मुझे। अगर एक्टिंग करनी है तो, अगर फेमस होना है तो फिर तो सोशल मीडिया ही है। चीजें हैं कुछ भी। बस एक फॉर एग्जांपल, बस मैं 10 सेकंड लूंगा। नहीं बोलिए। सर की बात से एग्री करता हूँ, भाई के बात से एग्री करता हूँ। सेम अरे नहीं, सेम लाइक कि अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए है ना, सो यू विल हैव टू अवॉइड। अगर आपको ऐसे कि चलो यार फास्ट फूड खा लिया, चाइनीज खा लिया, बर्गर खा लिया, भाई ये सब मजे हैं, मजे के लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आपको लॉन्ग टाइम का एक हेल्थ चाहिए ना, तो आपको आप चाहते हो कि बहुत लंबे तक जाना है, तो भाई आपको अच्छा फूड खाना पड़ेगा। सेम लाइक इसमें वही है, जैसे अभी शाकिर ने बोला कि आपको एक्टिंग आनी चाहिए, आप कैमरा करते हो तो आपको अच्छा कैमरा करना, जर्नलिज्म करो तो भाई एक अच्छे पत्रकार बनो, डीप तक जाके देखो कि यार यस मैं इसको करूंगा, क्योंकि एक ही स्टोरी को कई लोग कई तरीके से कर सकते हैं। आप फोटोग्राफी में कर रहे हो, भाई आपसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए, इतना सोच को मुझे करना है। कैमरे पे हो, कैमरा सबसे अच्छा करो, एडिटिंग अच्छे एडिटर बनो, उसमें सबसे बेस्ट क्या आप कर सकते हो ना वो करो, वरना आप फोन पे लेके कुछ ऐसे ही डाल के तो फिर आप करते रहो। ऐसे तो बिना कॉलेज आए भी लोग कर रहे हैं जी। तो इतना ही है, और सभी के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं जो भी अभी पास आउट होंगे यहाँ से, जो अभी हैं इस कॉलेज में, और उनके लिए बहुत सारा प्यार है कि वो बेहतर करें, और होगा भी। और हम लोग भी अभी बाहर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि अभी आप लोग जब निकलो तो हो सकता है कि कई लोग हमारे साथ भी काम करते हुए मिले तो ये भी मौके हो सकते हैं जी। बस वो है जी। और मैं तो आखिर में एक बात और कहूँगा जी प्लीज, लॉन्ग लिव भारतीय विद्या भवन। लॉन्ग लिव भारतीय विद्या भवन तो इश्क है। मेरी लाइफ में जो चेंजेस जो बदलाव है ओनली बिकॉज ऑफ भारतीय विद्या भवन। जब भी मैं, एक तो मुझे खुशबू आती है भारतीय विद्या भवन की, जैसे मैं वहाँ से एंटर करता हूँ बेसमेंट की तरफ, तो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत खुशबू आती है। अभी मैं वहाँ पे रूम नंबर 3 में बैठा था, तो मैंने आंखें बंद कर ली, आई वाज जस्ट फीलिंग दैट कि उतने साल पहले वो आज भी एसेंस उसका है इसके अंदर। और मैं जाता हूँ तो वही मुझे कि मंदिर वाली फीलिंग आती है, और मुझे लगता है कि नहीं यहाँ पे है वो एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बेहतर ही हो रहा है जी। सो थैंक यू सो मच भारतीय विद्या भवन। बस, और सभी टीचर्स को यहाँ पे, सुशील सर हैं, विशाल सर नहीं, आशुतोष सर रहे, वो भी अरुण सर हैं, शंकर भैया हैं, अनिल भैया हैं, अपना तृप्ति मैम थी यहाँ पे पहले, और भावना मैम जी। मोस्ट इम्पोर्टेंट बाडकर सर, बिकॉज ही इज द पिलर ऑफ द भारतीय विद्या भवन। तो ऑफकोर्स तो उनके तो मतलब कमाल के लोग हैं जिनके पास ह्यूज नॉलेज है। और मैं भाई कहता हूँ यहाँ पे इतना खजाना है नॉलेज का, ज्ञान का, लूट लो बस। ये लोग बैठे हैं कि भाई जाओ लेके जाओ, लेकिन रुकना मत। कोई नहीं, चलने रुकना मत, चलने दीजिए। मैंने जो महसूस किया है वो चलने दीजिए, लूटना तो भाई लूट लो, क्योंकि ये खजाना बस एक लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, एक साल खत्म, अगली बारी से नोबडी विल एंटरटेन यू बिकॉज अदर आ जाएंगे। तो मौका है तो इसको बस छोड़ो मत। आपको कुछ कहना है? बस थैंक यू। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारा शो पसंद आया होगा। धन्यवाद।